वैसे यार मुझे कभी ये समझ में नहीं आता कि लोग कब इंटरटेनमेंट की चीज को केवल इंटरटेनमेंट की चीज समझेंगे। पुष्पा 2 के प्रीमियर के दौरान हुई भगदड़ के कारण एक लेडी की जान चले गई और उसका बेटा क्रिटिकल कंडीशन में है, वो भी जस्ट एक फिल्म और फिल्म स्टार के कारण। आई नो फर्स्ट डे फर्स्ट शो का एक अलग ही क्रेज होता है, पर किसी भी फिल्म का फर्स्ट डे फर्स्ट शो किसी की जान से ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं होता ना। तो फिल्मों को एक घंटा या इवन एक दिन लेट देख लेने से कोई फिल्म की स्क्रिप्ट या स्टोरी चेंज नहीं हो जाएगी। सो भाई जान है तो जहान है। एनीवेज सो एक और जहां फर्स्ट डे फर्स्ट शो में लोग इतनी भीड़ कर देते हैं कि हमें कुछ ऐसे ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स देखने मिलते हैं, तो वहीं साउथ के कुछ फिल्म एसोसिएशन इस कोशिश में लगे हुए हैं कि इस भीड़ के आड़ में कोई यूट्यूबर और रिव्यूअर चुपके से घुसने की कोशिश तो नहीं कर रहा है, और जिसके लिए इस एसोसिएशन ने मद्रास हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल किया है कि मूवी के रिलीज के कम से कम 3 दिन और ज्यादा से ज्यादा 7 दिन तक यूट्यूबर्स और मूवी रिव्यूअर्स को बैन किया जाए, उन्हें थिएटर में भी घुसने ना दिया जाए। पर उस पिटीशन को देखकर मद्रास हाई कोर्ट के जजेस ने यही कहा, अरे हट, हम तो खुद रिव्यू देखकर मूवी देखने जाते हैं। जिसके बाद ये पिटीशन चंद घंटों में ही रिजेक्ट हो गया। और वैसे भी भाई सीधी सी बात है, इन सब में दिमाग लगाने से बेटर है कि फिल्म बनाने में दिमाग लगा लो। कोई पागल थोड़े ही है जो अच्छी फिल्मों को भी खराब बताएगा। और बाई चांस अगर कोई ऐसा इंटेंशनली कर भी रहा है तो अच्छी फिल्म एट लास्ट अपना रिदम पकड़ ही लेता है, फिर उसे फर्क नहीं पड़ता कि उस फिल्म को कोई ट्रोल कर रहा है या उसकी बुराई कर रहा है। और इसीलिए फिल्म मेकर्स की कोशिश हमेशा यही रहनी चाहिए कि वो एक अच्छा एक्टर ले, अच्छे राइटर्स ले और एक अच्छा डायरेक्टर ले, जैसे इन दिनों अजय देवगन कर रहे हैं अपने अपकमिंग फिल्म के लिए, जो कि एक मराठी फिल्म पावन खिंड का रीमेक होने वाला है, जिसमें वो खुद बाजी प्रभु देशपांडे का रोल प्ले करने वाले हैं। और खबर ऐसी भी है कि इसकी मेन एंटागनिस्ट का रोल ऋतिक रोशन प्ले कर सकते हैं, और इसके साथ ही इसके डायरेक्टर के लिए भी ओम राउत को हायर करने की बात चल रही है। अब आई नो कि आप लोग यहाँ यही सोच रहे होंगे कि भाई अब तक तो सब चीज सही चल रहा था, पर अचानक से ये ओम राउत कहां से बीच में आ गया। पर सच बोले तो मुझे लगता है कि अजय देवगन की ये चॉइस एक्चुअली में सही चॉइस होगी। आई नो आप लोग क्या सोच रहे हैं, क्योंकि मैं भी उन ट्रोलर्स और रोस्टर की लिस्ट में शामिल था जब आदि पुरुष आई थी, बट स्टिल आई थिंक कि इस प्रोजेक्ट के लिए वो बेस्ट चॉइस हो सकते हैं। उसके 2 रीजन हैं। पहला ये कि ओम राउत एक्चुअली में कोई बुरे डायरेक्टर नहीं थे, बस उनकी गलती यही थी कि तानाजी की सफलता के बाद वो ओवर एम्बिशियस हो गए और तीसरी सीढ़ी के बाद वो सीधे 10वें सीढ़ी पे अपना पांव जमाने की कोशिश कर रहे थे, जिसके कारण ही उनकी फट गई। अरे भाई पैंट पर ये ओवर एम्बिशन उनके ऊपर इतना भारी पड़ेगा इसका अंदाजा तो खुद उन्हें भी नहीं था। पर हमें इस बात को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि फेलियर के बाद इंसान या तो अपने आप को पूरी तरीके से ढक कर गायब हो जाता है या फिर पूरे ताकत के साथ फाइट बैक करने की कोशिश करता है। और यहाँ अजय देवगन शायद उसी स्पार्क को एज ए अपॉर्चुनिटी यूज करना चाहते हैं, जिसकी वजह से अगर उन्हें ये अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो उसमें अपना 100% जरूर देंगे, और वो भी कम पैसों में। अब समझे कि अजय देवगन सर ऐसे ही इंटेलिजेंट थोड़े ही हुए हैं। अरे विमल खा के नहीं भाई, अरे कुछ भी सोचते हो यार तुम लोग। खैर बहुत से लोग तो जाट के पोस्टर को देखकर भी काफी कुछ सोच रहे थे कि आखिरकार सनी पाजी ये हेलीकॉप्टर का पंखा उखाड़कर कहां से लेकर आ गए। पर फिल्म मेकर ने भी इसका सस्पेंस ज्यादा लंबा नहीं खींचा और टीजर में ही ये रिवील कर दिया कि ये कोई हेलीकॉप्टर का पंखा नहीं है बल्कि एक पोल फैन है। मतलब इंडिया में हैंडपंप नहीं मिला तो इसके मेकर सनी पाजी के उखाड़ने के लिए पोल फैन ही लेकर आ गए, जिससे वो गुंडों की पिटाई करते हुए नजर आ रहे हैं, वो भी एक्स्ट्रा वायलेंस के साथ। खैर वैसे इस फिल्म के डायरेक्टर गोपी चंद को ऐसे ही मास फिल्मों के नाम से जाना जाता है। ऑल्दो ये तेलुगु सिनेमा के डायरेक्टर हैं, पर इस फिल्म के साथ वो हिंदी फिल्म में भी डेब्यू कर रहे हैं, और जैसा उनका स्टाइल है उसमें तो सन्नी पाजी ही बिल्कुल फिट बैठते नजर आ रहे हैं। वैसे टू बी ऑनेस्ट मुझे टीजर काफी अच्छा लगा। हाँ साउथ का थोड़ा फील तो आ रहा है, पर क्रिंज तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है जैसे कि पोस्टर से अंदाजा लगाया जा रहा था। बाकी ओवरऑल ये फिल्म कैसी होगी इसका पता तो हमें 2025 को ही चलेगा, जब ये फिल्म रिलीज हो जाएगी। वैसे 2025 को एक और फिल्म रिलीज हो रही है जिसका हाइप तो वैसे अभी से काफी ज्यादा है, पर हो सकता है वो फिल्म पोस्टपोन हो जाए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की वॉर 2 की, जिसका वैसे तो 90% शूट पूरा हो चुका है और अब ओनली क्लाइमेक्स का शूट ही बचा हुआ है। पर इसके डायरेक्टर अयान मुखर्जी यही चाहते हैं कि इसका क्लाइमेक्स थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा अमेजिंग हो, जिसके लिए वो ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर से काफी ज्यादा मेहनत करवा रहे हैं और कुछ
एक्स्ट्रा एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ इस शूटिंग की प्लानिंग कर रहे हैं ताकि क्लाइमेक्स को देखकर ही लोगों के गूज़बम्प खड़े नहीं बल्कि उड़ ही जाएं। एनीवेज, इसके अलावा एक और अनाउंसमेंट भी हुआ कि कांतारा फिल्म ऋषभ शेट्टी, जो हाल के दिनों में हनुमान जी के रोल के कारण चर्चा का विषय बने हुए थे, पर कुछ ही दिनों बाद फिर से वो दूसरे न्यूज में आ गए जब उन्होंने ये अनाउंस किया कि वो द प्राइड ऑफ भारत नाम की फिल्म में छत्रपति शिवाजी महाराज का रोल प्ले करने वाले हैं। सो बैक टू बैक ऐसे रिस्पेक्टेड रोल्स ऋषभ शेट्टी की वैल्यू को स्काई रॉकेट तो जरूर करेंगे। इधर दूरदर्शन भी इसी कोशिश में लगा हुआ है कि भले उसे रॉकेट की स्पीड ना मिले पर इतने स्पीड तो मिल ही जाए ताकि वो आज के समय के हिसाब से कदम मिलाकर चल पाए। और इसी स्पीड को पाने के लिए अब वो OTT के मैदान पे भी कूद चुके हैं वेव्स के नाम से, जो वैसे तो पहले से ही प्ले स्टोर पर मौजूद था बट विथ लिमिटेड एक्सेस, पर अब इसे ओपन फॉर ऑल करके फॉर्मली रिलीज कर दिया गया है। इसमें आपको न केवल फिल्म, वेब सीरीज और एनिमेशन देखने मिलेगा बल्कि काफी सारे मैचेस का लाइव स्ट्रीमिंग भी देखने मिलेगा। वैसे सरकारी OTT का नाम सुनकर सबसे पहले मेरे दिमाग में यही आया था कि हो सकता है कि ये स्लो हो या फिर इसकी क्वालिटी थोड़ी खराब हो, बट एक्चुअली आई वाज रॉन्ग। इवन डिसेंट इंटरनेट स्पीड में भी ये एक हैजल फ्री एक्सपीरियंस दे रहा था और वैसे भी आप इसे डाउनलोड करके खुद चेक कर सकते हैं। फिलहाल ये कम्प्लीटली फ्री है। अब एक बार उसके अपडेट की बात कर लेते हैं, जिसकी शुरुआत तो वैसे YouTube से हुई थी पर अब वो एज ए कॉमिक्स भी डेब्यू करने जा रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ DK फिल्म के एक कैरेक्टर सूट बॉय का, जिसका लाइव एक्शन सीरीज DK फिल्म्स YouTube चैनल पर ऑलरेडी रिलीज हो चुका है और अब वो कॉमिक्स के रूप में भी आ चुका है। हालांकि फिलहाल ये ऑनलाइन और ऑफलाइन अवेलेबल नहीं है, पर जब भी अवेलेबल होगा उसका अपडेट आप तक इसी चैनल के माध्यम से पहुंच जाएगा। कॉमिक्स के बाद अब एक ग्राफिक नॉवेल की भी बात कर लेते हैं, जिसका अपडेट मैं लास्ट टू लास्ट वीडियो में दिया था। वैसे उस वक्त ना तो इसका मुझे हार्ड कॉपी मिला था और ना ही रिव्यू कर पाया था, पर अब इसका हार्ड कॉपी मेरे पास है और मैं इसे पढ़ भी चुका हूँ। सो 80 पेजेस की ये ग्राफिक नॉवेल ज़ॉम्बी बेस्ड है। वैसे ज़ॉम्बी जैसे कॉन्सेप्ट पे इंडिया में बहुत ही कम कंटेंट बनता है और जो बनता भी है वो छोटे बजट के कारण कहीं ना कहीं अनपॉपुलर ही रह जाता है। आई थिंक गो गो गॉन ही एक ऐसी मूवी थी जिसे पॉपुलैरिटी तो मिली पर तब जब वो बॉक्स ऑफिस से निकल गई। पर इन सब में कॉमन बात यही है कि इनके ज़ॉम्बीज किसी एरिया विशेष को ही प्रभावित करते थे। पर मृत्यु भूमि नाम की इस ग्राफिक नॉवेल में एक्चुअली में ज़ॉम्बीज को एक बड़े स्केल पर दिखाया गया है। इसमें एक दो एरिया नहीं बल्कि पूरा का पूरा कोलकाता सिटी को ही ज़ॉम्बी लैंड में बदल दिया गया है और जिसमें बहुत ही कम लोग सरवाइव कर पाते हैं। और इसी सरवाइव करने वालों में सम्राट मुखर्जी और उसकी फैमिली भी शामिल होती है, जो किसी तरह उस सिटी ऑफ डेड से बाहर निकलते हैं और सिटी से काफी दूर आने के बाद वो एक ऐसे फार्म हाउस में पनाह लेते हैं जहां केवल एक सीनियर सिटीजन रहता है अपने कुछ नौकरों के साथ। सम्राट अपनी फैमिली को यही रखने का फैसला लेता है, जो एक्चुअली में काफी सेफ भी रहता है। और जब मैं इसे पढ़ रहा था तब मुझे ऐसा लग रहा था कि इसकी स्टोरी तो अच्छी जा रही है, बट ज़ॉम्बीज वाले स्टोरी में अगर सब कुछ इतना अच्छा होता है तो स्टोरी कहीं ना कहीं वीक फील ही होता है। पर नहीं, यहीं से स्टोरी एक्चुअली में टर्न होना शुरू होती है और बातों बातों में यहीं से पता चलता है कि कैसे कोलकाता में लोग तेजी से ज़ॉम्बीज में बदलते जा रहे हैं। हालांकि कैसे बदलते जा रहे हैं इसका पता तो चल गया, पर यह सब शुरू कहां से हुआ इसका सस्पेंस अभी तक बना हुआ है, जो शायद इसके सेकंड पार्ट में ही खुलेगा। पर कुछ पेजेस के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि जो फार्म हाउस फिलहाल सबसे सेफ नजर आ रहा है, इन सारे इंसिडेंट्स का कनेक्शन वहीं से है। वैसे ये सारी चीजें बताती है कि इस ग्राफिक नॉवेल के राइटर शामिक दासगुप्ता काफी स्मार्टली सस्पेंस और ज़ॉम्बीज वाले कॉन्सेप्ट को ब्लेंड किए हैं। सो अगर आप 28 डेज लेटर, ट्रेन टू बुसान और ज़ॉम्बीलैंड जैसी मूवी के फैन हो तो आपको ज़ॉम्बीज का ये इंडियन वर्जन काफी पसंद आएगा। और हाँ, इसके सेकंड पार्ट के लिए आपको लंबा वेट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि इसका सेकंड पार्ट भी कुछ ही दिनों में अवेलेबल हो जाएगा। सो अगर आपको इस ग्राफिक नॉवेल का कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग लग रहा है और आप इसे खरीदना चाहते हैं तो आप इनके वेबसाइट boichitro.in में विजिट कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपने इसे पढ़ लिया है तो अपने रिव्यू हमारे साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही दोस्तों, मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।